नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल क्या कहने, पहले कहा वीआईपी नहीं हूं, न घर लूंगा, न बड़ा बंगला लूंगा, न कार लूंगा, न कुछ लूंगा, लेकिन अब सरकारी बंगले का मोह छोड़ा नहीं जा रहा। बाकायदा नोटिस भी थमाया जा चुका है। आखिरकार केजरीवाल के मन में क्या कहने, पहले कहा वीआईपी नहीं हूं, न घर लूंगा, न बड़ा बंगला लूंगा, न कार लूंगा, न कुछ लूंगा, लेकिन अब सरकारी बंगले का मोह छोड़ा नहीं जा रहा। बाकायदा नोटिस भी थमाया जा चुका है। आखिरकार केजरीवाल के मन में क्या है, कैसे बनेंगे बेरोजगार केजरीवाल 85,000 के किराएदार, देखेंगे बड़ी बहस में। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो ऑयल एंड कैप्सूल्स, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। साबिर अली की एंट्री पर बीजेपी में कड़ा विरोध। मुख्तार अब्बास नकवी ने किया कटाक्ष, कहा आतंकी भटकल का दोस्त बीजेपी में शामिल, जल्द दाऊद इब्राहिम की होगी पार्टी में एंट्री। हरियाणा के चरखी दादरी में केजरीवाल पर हमले की कोशिश, नाराज समर्थकों ने हमलावर को बुरी तरह पीटा, केजरीवाल ने जताया दुख। अगर वो मारेगा, गांधी जी ने कहा था एक गाल पे अगर थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो। हमें उसी फिलॉसफी पे चलना है, अहिंसा पे काम करना है। अगर हमने उसको पीटना चालू कर दिया, हमारा खेल खत्म। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के जहरीले बोल, मोदी को खुलेआम दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज। इंडिया न्यूज के शो सच्ची बात में दिग्विजय सिंह ने की बयान की निंदा, कहा पार्टी से बर्खास्त हो मसूद। कि मैं निंदा करता हूं, ऐसी बयान करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको विड्रॉ करना चाहिए कैंडिडेट से। आपको इस तरह के कैंडिडेट नहीं, आपकी अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल विड्रॉ करना चाहिए। उमा भारती का झांसी सीट छोड़ने से इनकार, कहा पार्टी कहेगी तो लड़ूंगी रायबरेली से चुनाव। बीजेपी बोली रायबरेली पर अभी फैसला नहीं। बीसीसीआई का बदला बॉस, आईपीएल तक सुनील गावस्कर को कमान, टूर्नामेंट के बाद शिवलाल यादव को जिम्मा, किसी खिलाड़ी या किसी टीम पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और वायुसेना को बड़ा झटका, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर सुपर हरकुलिस विमान क्रैश, प्लेन में सवार सेना के 5 अफसर शहीद। वैगन आर दान में इनकम टैक्स का बकाया चुकाने के लिए दोस्तों से उधारी और राजनीति करने के लिए आम जनता से चंदा। अरविंद केजरीवाल का मुकम्मल बही खाता बस इतना सा है, जिसकी नुमाइश करके वो खुद को सियासी फकीर साबित करने में जुटे रहते हैं। फिर भी ये बात समझ में नहीं आती कि वो सरकारी बंगला खाली करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें नोटिस भी मिल चुका है कि बंगले का में रहना है तो 85,000 रुपए महीना किराया भरी है। वो बेटी की पढ़ाई की दुहाई दे रहे थे, लेकिन बंगले में तो उन्होंने तब शिफ्ट किया था जब बोर्ड इम्तिहान सर पर थे, और अब तो बोर्ड इम्तिहान खत्म होने की ओर है। फिर मई तक बंगले में क्यों रहना चाहते हैं केजरीवाल? चूंकि केजरीवाल खुद को आम आदमी बताते हैं, इसीलिए यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या कोई बेरोजगार कर्ज में डूबा आम आदमी 85,000 रुपए के बंगले का किराएदार हो सकता है, या फिर बंगले के पीछे कोई खेल है? केजरीवाल जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके पास पैसा मांगने के लिए आऊंगा, आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जनता से पैसे वसूलने का प्लान बना रहे हैं, और इधर दिल्ली में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी ने उनसे मकान का किराया वसूलने के लिए नोटिस थमा दिया है। सीपीडब्ल्यूडी ने केजरीवाल से कहा है कि वो मार्केट रेट के हिसाब से 85,000 रुपए महीना किराया चुकाकर ही तिलक लेन वाले बंगले में रह सकते हैं, क्योंकि नियम यही है, और दिल्ली सरकार के कई पूर्व मंत्री इसी के तहत किराएदार बनकर बंगलों में डेरा डाले हुए हैं। खुद ही कहा था कि मैं जिस घर में अभी रह रहा हूँ, मेरी बेटी का एग्जामिनेशन है और मुझे इसमें कुछ और महीने के लिए एक्सटेंशन दिया जाए, जो कि लीगली परमिट भी है। तो उसने पीडब्ल्यूडी ने बाकायदा चिट्ठी लिख के उसको एक्सटेंशन दी है। ये नोटिस नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा इसमें। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया है कि चूंकि उनकी बेटी को बोर्ड का इम्तिहान देना है, इसलिए वो मई से पहले बंगला खाली नहीं कर पाएंगे।
ऐसे में ये दिलचस्प सवाल खड़ा हो गया है कि अब केजरीवाल जी 85,000 रुपया महीना किराया कहां से चुकाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त केजरीवाल ने बताया था कि 2012-2013 में उनकी सालाना आमदनी 2,05,600 रुपए थी। अब अगर केजरीवाल को कहीं से आज भी इतनी ही आमदनी हो रही हो तो भी इतने पैसे में मार्च से मई यानी 3 महीने का किराया भी पूरा नहीं पड़ेगा। फिलहाल केजरीवाल कोई नौकरी तो करते नहीं हैं, कोई बिजनेस भी नहीं है। आम आदमी के लिए आम आदमी के चंदे से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या केजरीवाल को मकान का किराया देने के लिए भी आम आदमी पार्टी चंदा मांगेगी? वो इतने खास लोग हैं कि उनकी बेटी मुख्यमंत्री निवास की अलावा कहीं पढ़ नहीं सकती और मुख्यमंत्री की गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी उस काम में इस्तेमाल नहीं हो सकती और उनको सब सुविधाएं चाहिए जो मुख्यमंत्री की होती हैं, तभी उनके बच्चे पढ़कर इम्तिहान दे पाएंगे। वैसे केजरीवाल को सरकारी बकाया चुकाने और नोटिस झेलने का तजुर्बा है। जब इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, तब इनकम टैक्स विभाग ने उनसे 9,28,000 रुपए चुकाने को कहा था। तब केजरीवाल को गुस्सा आ गया था और उन्होंने दोस्तों से उधार लेकर 9,28,000 रुपए का चेक सीधा प्रधानमंत्री जी के पास भेज दिया था। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों का कर्ज कैसे और कब चुकाया, ये किसी को पता नहीं। हालांकि केजरीवाल की पत्नी भी इनकम टैक्स विभाग में अफसर हैं और केजरीवाल की एफिडेविट के हिसाब से 2012-2013 में उनकी आमदनी करीब 82,000 रुपए महीने की थी। अब अगर महंगाई भत्ते की किश्तों के साथ उनकी आमदनी बढ़कर 1 लाख रुपए भी हो गई हो तो भी 85,000 रुपए मकान का किराया तो काफी भारी पड़ेगा। मकान का किराया देने के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर केजरीवाल किराया चुकाने के लिए क्या करेंगे? वो दोस्तों से उधार मांगेंगे या आम आदमी से चंदा? इसका जवाब ना तो केजरीवाल ने दिया है और ना ही उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या रहस्य है उस बंगले का, ये जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार केजरीवाल उसको क्यों छोड़ना नहीं चाहते, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसके पीछे भी केजरीवाल की कोई रणनीति है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मेहमानों का खास पैनल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती मेहरा, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ आपके श्याम गुप्ता जी हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, आप पार्टी के लीडर। अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो कि आजकल अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल उठाते रहे हैं। और विनोद कुमार बिन्नी हैं, एमएलए हैं लक्ष्मीनगर से। पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल से वैचारिक स्तर पर उनके मतभेद हो गए हैं। सबसे पहले गुप्ता जी आपसे, ये 85,000 का किराया भरेंगे या यहाँ पर भी इनकम टैक्स विभाग की तरह उधारी पर उधारी चढ़ाते रहेंगे? देखिए, अरविंद जी ने खुद जवाब दे दिया है कि मई तक उनको जरूरत है, बच्चे की परीक्षा है और जो भी कानून है उसका नियम का पूरा पालन किया जाएगा। और अरविंद जी स्वयं में बहुत समझदार व्यक्ति है, जरूर नियम कानून पे चलेंगे वो। नहीं, 85,000 रुपए किराया देंगे। नियम तो ये कहता है बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? देंगे किराया, देंगे। कहां से आएगा? अरे उनके पास नहीं, हम लोग मदद करेंगे, आम आदमी पार्टी के सारे साथी लोग मदद करेंगे, आम जनता मदद करेगी, दिल्ली की जनता मदद करेगी उनकी। मतलब किराया देने के लिए दिल्ली की जनता से चंदा? सर, एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग मिलजुल के उनका मदद करेंगे, क्या परेशानी है? मिलजुल कर मदद करेंगे। अभी अश्विनी उपाध्याय जी, मिलजुल कर मदद करने की जरूरत है। 85,000 रुपए महीना दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, अरविंद जी नहीं दे पाएंगे तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जिंदल साहब दे देंगे, GMR राव दे देंगे, वो पैसे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो मिल ही जाएगा। सबसे बड़ा इशू ये, एक्चुअली इसको हमें जरा दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है कि टोटल आखिर है क्या। जब आपको पता था कि हमें केवल 50 दिन रहना है तो कौसाम्बी में बने रहते। जब आपको अब कौसाम्बी से अगर नहीं शिफ्ट होते तो ये लोग उठाने लगते कि अभी रिजाइन देने के बाद इसलिए नहीं शिफ्ट किया। तो एक उसको सेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि शिफ्ट भी कर लिया। बाकी अब आगे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर हंग पार्लियामेंट हो जाएगी, राहुल गांधी PM बन जाएंगे तो दोबारा फिर से हो सकता है, फिर से मौका मिल जाए। और नरेंद्र मोदी PM बन गए तो तब भी वो डील तो कहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं न कहीं डील तो अपना सेट हो जाएगी। डील कहीं भी हो सकती है संदीप दुबे भाई। डील के लिए खुले हुए आप। मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्यों उलझते हो इन सवालों में बेवफा तुम नहीं,
तो बेवफा हम होंगे, आप हमें ही बेवफा बनाने पे तुले हुए हैं। दीपक भाई, बेवफाई तो आप कर रहे हो मेरे मित्र। दीपक भाई एक बात कह रहे थे। मैं कोई बेवफाई नहीं कर रहा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ कि इस बंगले से इतना मोह क्यों है भाई? इनको तो किसी से मोह नहीं था, इनको तो ना गाड़ी से मोह था, ना वीआईपी कल्चर से मोह था, ना बंगले से मोह था, ना प्लेन से मोह था, लेकिन प्राइवेट प्लेन में उड़ लिए। इनको कोई पद नहीं चाहिए था, कभी राजनीति में नहीं आना चाहिए था, राजनीति में आ गए, पद भी ले लिया। इन्होंने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा, ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा, ना गठबंधन करूंगा, ना बीजेपी के साथ रहूंगा, ना बीजेपी के साथ जाऊंगा, उससे पलट गए। तो आखिरकार ये क्या है अरविंद केजरीवाल? और अब मुकेश अंबानी के पीछे लेकर पड़े हुए हैं, एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप दुबे जी, आपसे समझना चाहता हूँ, ये राजनीति है क्या? दीपक जी, राजनीति ये है कि जिस आदमी ने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश से मिटना चाहिए और आंदोलन बना के पूरे देश में वो एक दौरा कर रहा है, निकला हुआ है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी सिर्फ यही गलती है कि उसने भ्रष्टाचार को क्यों इस देश में मुद्दा बना दिया, क्यों व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की बात कही, और क्यों आम आदमी अभी भी जाइए गाँव में, उसकी सिर्फ यही गलती है कि उसने सरकारी बंगला खाली नहीं किया, उसकी सिर्फ यही गलती है। खाना खाता है, अगल बगल देखिए नालियां अभी तक नहीं है, बिजली देश में नहीं है, इतनी ढेर सारी आज देश की सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो जीवन वो काशी से लड़ने जा रहे हैं, उस पर हम लोग इसीलिए वो काशी से लड़ने जा रहे हैं। और अच्छी बात है, हम सब लोग को तो स्वागत करना चाहिए, दिल्ली की समस्याओं से भागकर उनका स्वागत करना चाहिए। दिल्ली की किसी समस्या से अरविंद जी नहीं भागे, देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही, सबको समझना चाहिए। आज जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए और उनके पार्टी के लोग एन केन प्राकरण और पूरा देश देख रहा है कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, और जिस तरह से बाहें खुली हुई हैं, उनको पता नहीं है किस तरह से विचार लेके लोग आ रहे हैं उनकी पार्टी में, और प्रधानमंत्री बनने की जिस तरह कवायद हो रही है, एक तरफ लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता चाहिए, और दूसरे व्यक्ति ने सत्ता छोड़ा, उस सत्ता को नहीं, मेरी भी बात तो पूरा हो जाने दीजिए ना दीपक भैया। मुख्यमंत्री बनने की कवायद आप कर रहे थे, कांग्रेस के चरणों में आप गिर रहे थे। हमने कभी कांग्रेस की चाटुकारिता नहीं करी है, और ये कांग्रेस के नेताओं से भी पूछ लीजिए, हमने अपने एजेंडे रखे हैं और उस एजेंडे पे अगर उन्होंने साथ दिया, हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने कभी कुर्सी की लालच नहीं करी। विनोद कुमार बिन्नी जी बोलेंगे, विनोद कुमार बिन्नी जी बोलेंगे, आपके राज खोलेंगे। बोलिए बिन्नी जी बोले, बड़े भैया ये तो बोल सकते हैं। मैं ना बड़े भाई और छोटे भाई का नाता जब होता है। अरे दीपक जी, लेकिन विचार के साथ हम सब लोगों के अपने विचार रखने। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ आरती जी और मीम अफजल जी आपके पास। बता दूं कि ये अरविंद भाई अंदर कमरे के अंदर क्या बात कहते हैं और कमरे के बाहर क्या कहते हैं, वो पूरा प्लान कमरे के अंदर किया जाता है, उसको खांचा खींचा जाता है। ये पूरे देश के सामने है कि 5 स्टार होटल्स में मीटिंग की, आपने दरवाजे के पीछे पूरा मैक्स फिक्स किया और उसके बाद आप खेलने चले आए, और आपने 60 दिन का एक टाइम पीरियड लिया कि हम 60 दिन सरकार चलाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण 49 दिन में आपको भागना पड़ा, क्योंकि आपको लग रहा था कि लोग कब हम पे हमला करना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर अरविंद केजरीवाल उस मकान को लेके अगर देश के सामने एक अच्छी पिक्चर प्रस्तुत करना चाहते थे, तो जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया था तो उस दिन शाम को मकान उन्हें खाली कर देना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी की तरह। कहीं प्राइवेट मकान लेके रहते, कहीं और जाते, लेकिन आपकी नीयत ये बताती है कि पहले आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं हमें 10 कमरे का मकान दिया जाए, उसके बाद आप उस मकान को छोड़ने को तैयार नहीं है जो आपको मकान मिला। आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी इच्छा है जरूर कि आप बड़े बंगले में रहें, हमेशा बड़ी चीजों में बने रहें, चार्टर्ड प्लेन से चलें और दूसरों पे आरोप लगाते रहें, ये आपकी मानसिकता है। लेकिन जनता जब आप पे दबाव डालती है तो अपने विचार आप बदल देते हैं। लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी इच्छाएं, ये देश को पता है, सब लोगों को पता चल गया है आपके अंदर क्या है। आप ये चाहते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं, आप चाहते हैं कि मैं देश में राजनीति करूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप लोगों को, जो लोगों को सपने दिखा रहे हैं, सब उनको कहीं ना कहीं धूलित कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया, 49 दिन में आपने एक काम बता दीजिए, एक काम जो आपने घोषणा करने के अलावा वास्तविकता में को किया हो। जनता दरबार चलाया, वो बंद कर दिया आपने। बिजली पानी पे, बिजली आपने 50% बिजली दाम कम करने की बात की, वो नहीं किया। पानी 700 लीटर पानी देने की बात की, वो नहीं किया। महिलाओं के लिए सुरक्षा दल बनाने की बात की, वो नहीं किया आपने। अन्ना जी वाला जन लोकपाल लाने की आपको जल्दी क्या थी? अन्ना जी वाला जन लोकपाल आप संवैधानिक तरीके से लाते, अपनी बात रखते, संवैधानिक तरीके से लाते। कांग्रेस आपके साथ थी, बीजेपी आपके साथ थी, किसी ने मना किया? आप जबरदस्ती शहीद कहलवाने के चक्कर में पड़ रहे, शहीद कहलाऊंगा और पूरे देश में अरविंद ने यही गलती किया, दंगों पे SIT बना दी। मुझे बता दो ना दूसरी चीज, संतोष कोहली की हत्या के बारे में भी जांच बिठवा देते ना, जिसके नाम पर चंदा इकट्ठा किया आपने, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके नाम पर चंदा इकट्ठा किया आपने, जिसके माँ बाप भी रो रहे हैं यहाँ पर। FIR लॉज है, जब FIR लॉज है, थाने में FIR लॉज है, तो पुलिस काम करेगा, हो सकता है उसमें कोर्ट में मुकदमा है ना, कोर्ट डिसाइड करेगा। तमाम चैनल्स इस बात को दिखा रहे हैं कि भाई वो उसके मौत के पीछे का राज क्या है। आप आंदोलन करने पे माहिर है, आपने उसकी मौत पे एक बार भी आंदोलन नहीं किया दिल्ली में, आपने एक दिन भी SIT नहीं बैठाई उसके पीछे। आप SIT बैठाते और पूरे देश को बताते कि मैंने इसकी जांच कराई है, वास्तविकता बताते। आप जो उसमें FIR लॉज है, उसका पोस्टमार्टम उनके घर वालों पे
उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी नहीं है, मेडिकल फाइल उनके घर नहीं मिली है, वो मांग मांग के थक गए लोग, मांग मांग के थक गए। मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन आरती मेहरा जी को जोड़ूंगा और उसके बाद मीम अफजल साहब को। आरती मेहरा जी, ये तो ऐसा हो गया कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज किया, ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी बातें और अंदर से देखा तो वही लालच। दीपक जी, आज सवाल ये है, जो आज का आपका मुद्दा है कि 85,000 रुपए जो पीडब्ल्यूडी ने उनके ऊपर सीपीडब्ल्यूडी ने एक नोटिस भेजा है। देखिए, हाई मॉरल ग्राउंड की बातें करने वाले, अपने आप को आम आदमी कहने वाले, सबसे पहले तो आप देखें कि इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा वेरी क्विक। देखिए, हाई मॉरल ग्राउंड की बातें करने वाले, अपने आप को आम आदमी कहने वाले, सबसे पहले तो आप देखें कि इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा वेरी क्विकली। फाइल में वो, आप सब लोगों ने फाइल का पन्ना दिखाया, जिसमें वो 10 कमरों का घर, जिसमें लगभग मेरी सूचना के अनुसार 36 लाख रुपए इनकी पत्नी, इनके माता पिता के अनुसार जो चेंजेस किए गए तो वो था। और वो 2 घर थे। अब वो 2 घर किसी जजेस के हैं, किसी सीनियर ऑफिसर्स के रहने के लिए है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का जो बंगला है वो तो खाली पड़ा है। आपने कितना वेस्टेज किया। आप अगर देखें, आफ्टरऑल जिनके नाम के ये बंगले होने चाहिए थे उनको वो नहीं मिले, वो 2 अभी तक खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री का, क्योंकि आपने एक फसाड, आपने एक चेहरा ओढ़ लिया था कि हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आपको सिक्योरिटी नहीं चलेगी, लेकिन प्लेन क्लोथ में सिक्योरिटी वाले 3 टायर चल जाएंगे, 26 सिक्योरिटी वाले इनके साथ चलते हैं। आपने हर चीज का एक मुखौटा ओढ़ रखा है। अब ये मुखौटा जो है वो परतें तो उतरेंगी, क्योंकि आप जनता के बीच में है, तो एक एक करके चीजें खुलेंगी। आपको दिल्ली का शासन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आपने जनता के बीच में गए और उनसे रेफरेंडम करा के आप कूद गए उसमें। भाई, जब आप छोड़ रहे थे 49 दिन में, तब आपने रेफरेंडम क्यों नहीं कराया? तब भी आपको रेफरेंडम कराना चाहिए था, और तब भी आपको ये कहना चाहिए था कि मैं छोड़ूं या नहीं। जब आप दम भरते थे कि 49 दिन में आपने ऐसी सरकार दी, ऐसे काम किए जो 10 सालों में पीछे कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकी। अरे, तो दिल्ली वालों ने इतने मन से, प्यार से आपको 0 से 28 पे पहुंचाया था, तो आप कम से कम 5 साल उनकी सेवा करते, बिल्कुल, उनको कुछ करके दिखाते, बिल्कुल बिल्कुल, हालात ठीक करते, तब कूदते आप राष्ट्रीय राजनीति में। बिल्कुल, तब आप राष्ट्रीय राजनीति में कूदते। लेकिन यहाँ पे ये कांग्रेस के खड़े किए हुए हैं। दीपक जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएं तो चिरंजीवी ने ठीक ऐसे ही किया था। चिरंजीवी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, और हजारों लाखों लोग आंध्रा के चिरंजीवी के एक ईमानदार और एक चेंज और एक नए आइडिया के लिए उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं आरती जी। घर छोड़ के, स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ के, ठीक। अब एक मिनट, तो उन्होंने जाके बाद में कांग्रेस के मंत्री बन गए, उन्हीं के ही पूरे जो चोरों की बारात है, लुटेरों की बारात है, उसी में शामिल हो गए, और आंध्रा के लोग ठगे के ठगे महसूस कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस का एक गेम प्लान है, ये वोट काटने के लिए, कि जिससे मोदी ना आ जाए। फिर मोदी, लेकिन लिखा हुआ है देश के अब भाग्य बदल रहा है, जनता परिवर्तन चाहती है। ठीक है आरती जी, ठीक है, मोदी जी का नाम आ गया, मोदी जी का नाम आ गया। मीम अफजल साहब, क्या वाकई जैसा मोदी कहते हैं कांग्रेस की बीटी में? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आरती जी की सारी बात जो थी वो अच्छे ढंग से शुरू हुई, लेकिन आखिर में आकर के वो कांग्रेस पर सिमट गई। टांग कहलाती है ना, कि मुर्गे की एक टांग, बिल्कुल उसी पर आ गई आरती जी। और वो बेचारी को हर वक्त ख्वाब में भी कांग्रेस नजर आती है, हर आदमी, तो उस पर निमट गई उनकी बात। लिहाजा उन्होंने जो बात कही उसका वजन खत्म हो गया। मैं आपको
दीपक, इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट का मेंबर, एमएलए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जब उनका टर्म खत्म हो जाता है या वो अपने पद पर नहीं रहते हैं तो उनको विभाग की तरफ से कुछ वक्त दिया जाता है और उस वक्त के अंदर उनको वहां से निकल जाना चाहिए। अगर वो नहीं निकलते हैं तो उसके ऊपर मार्केट रेंट लगता है और फिर उनको देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं। मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूं और कुछ ज्यादा अरसे तक रहा, मुझको मार्केट रेंट देना पड़ा। अब आपने आज मुझे ऐसा लग रहा है दीपक जी, आजकल कई दिनों से केजरीवाल जी न्यूज में नहीं थे। आपने उनके ऊपर करम फरमाई ये की कि आज आप फिर उन्हें न्यूज में ले आए हैं। नहीं आज और वो इससे बहुत खुश होते हैं। आज न्यूज में आ गए, बल्कि इस बात से बड़े खुश होते हैं उनकी चरखी दादरी में किसी ने पिटाई कर दी है। नेशनल चैनल उन पर डिस्कशन कर रहा है। तो जी, तो मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, अभी आप ये इत्तला दे रहे हैं तो फिर न्यूज में आ जाएंगे तो शायद आपको मकान का डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पूरी प्लानिंग जहां से तक है, बात मैं ये कहूंगा कि आदमी को उस तरह के दावे नहीं करने चाहिए जिस पर प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटीज ना हो। मैं ये समझता हूं कि केजरीवाल जी शुरू ही से जितने भी दावे करते रहे हैं उन दावों को उन्होंने खुद ही नकार दिया। जैसे उन्होंने कहा कि वो किसी की सपोर्ट नहीं लेंगे, हमने सपोर्ट दी और उन्होंने ले ली, सरकार बना ली। 59 दिन सरकार चलाई, चले गए। मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं कि वो भारत के होने वाले प्रधानमंत्री को हरा करके पार्लियामेंट में आएंगे, फिर साउथ एवेन्यू में, नॉर्थ एवेन्यू में कोई फ्लैट मिल जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। नहीं होगा तो सरकार तो बहरहाल पैसे नहीं देने से रही, लेकिन जनता तो चंदा दे ही देगी। जैसा कि हमारे भी एक दोस्त ने कहा कि उनको जनता चंदा दे देगी, तो चंदे से वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, चंदे से अब घर भी चलाने लगेंगे। आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? वो तो जनता है ना, जनता के ऊपर उनका इतना विश्वास है। मान लिया है, मोदी होने वाले प्रधानमंत्री हैं, आपने मान लिया है। गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? गुप्ता जी, अरे सुन ले, जरा संयम रखें। लेकिन उन्हें तो आरती मेहरा और अफजल जी, आप दोनों ने मिलकर के इस देश को इतना लूटा। अरविंद जी यदि चंदे से अपना घर भी चला ले तो कोई तकलीफ आपको हो रही है? आप बताइए 59 दिन में या 50 दिन में अरविंद जी ने देश से और दिल्ली से भ्रष्टाचार का अगर आप 50% कम कर दिया। सुन ले, आप पहले राशन डिपार्टमेंट हो, बिजली विभाग हो, पानी विभाग हो, अस्पताल हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिल्ली पुलिस का खौफ, घर घर से उगाई करना, रेडी पत्र से उगाई करना, 27,000 उगाई करना, सब सब ठीक हो गए, सब बंद हो गया था, सब बंद हो गया था। और आप दोनों 4 साल में नहीं कर पाए। अरविंद साहब चल रहे हैं बिना मतलब। दिल्ली की जनता एक एक करके हुआ कहाँ ये तो पता चले, हमें ये पता ही नहीं चला हुआ कहाँ। सर आपको नहीं पता? बिन्नी साहब, जनता के बीच जाइए आप। मैं जनता के बीच में रहता हूँ सर, 12 साल से। सर मैं भी एक आम जनता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी एक आम जनता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। श्याम भाई, मुझे तो होता हुआ दिखाई नहीं दिया कहीं। श्याम भाई जरा एक मैं भ्रष्टाचार की बात दीपक भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनको रोज दिखता हूँ टीवी पे। दीपक भाई को इतना जरूर पता होना चाहिए, आज अरविंद जी के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं 85,000, 60,000, 70,000 का किराया नहीं दे रहे हैं, क्या आज से पहले इतिहास में भाजपा और कांग्रेस के नहीं रहता हूँ? मंत्री थे, एमपी थे, सालों सालों कब्जा करके रखा इन लोगों ने, बिजली का बिल नहीं दिया इन लोगों ने, पानी का बिल डकार गए, और आज अरविंद जी को मैं यही तो कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे बात को। हमने आप एक मिनट अफजल साहब एक मिनट सर, आप वो दे देंगे। मैं इनको समझा देता हूँ, दुबे जी मैं समझा देता हूँ। हम यही तो कह रहे हैं, हम देने को तैयार है भाई, हम देने को तैयार है। भाई हम ये तो कह रहे हैं, इनको ना बंगला चाहिए था, ना इनको गाड़ी चाहिए थी, ना इनको लाल बत्ती चाहिए थी, ना इनको सिक्योरिटी चाहिए थी, सबको ले ली। संदीप दुबे चर्चा होनी चाहिए। ये जो अफजल साहब कह रहे थे कि अरविंद की पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लोग 2 दिन न्यूज में नहीं आते हैं तो उनको बेचैनी हो जाती है। अफजल साहब, आज 2 बड़ी घटनाएं हुई है इस देश में। पहला ये हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जांच का, आप दोनों बड़ी पार्टियों पे जांच का आदेश दिया गया है, और दूसरी बड़ी घटना ये हो रही है कि अरविंद जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बार बार उन पे हमला हो रहा है। इसका जिम्मेदार आप खुद ही तो हमले करवाते हैं, खुद शाही बिकवाते हैं, कोई खुद नहीं, आप सब लोग हमले करवाते हैं, खुद शाही बिकवाते हैं। सुनिए, और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा रही है नौजवानों के साथ, और नौजवान चाहता है कि भ्रष्ट व्यवस्था। संदीप जरा रुक जाइए, एक मिनट, समझ गया, एक मिनट। संदीप भाई को सिर्फ बाहर की चीजों का पता है, क्योंकि संदीप भाई हमें पता है ना, हम गाँव में रहते चले जाइए, गाँव में जहाँ भैंस रहती है, जहाँ
आपसे एक सवाल है, श्याम गुप्ता जी का आपसे एक सवाल है, 1 मिनट एक एक करके प्लीज, एक एक करके, किसी की आवाज नहीं जाएगी। दौर के साथी थे बिन्नी जी, आपने बोला बंद कमरों में फैसला होता है, आपने उस टाइम क्यों नहीं आवाज उठाई? जब आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आपने बोलना शुरू कर दिया बंद कमरों में हो रहा, ये स्वार्थी है, मतलब ये, अरे आप भी तो उसी में शामिल थे, क्यों नहीं उस टाइम आवाज उठाई? मैं शामिल था, लेकिन मैंने ये सोचा कि व्यक्ति विशेष में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसके कुछ अपने तरीके में कमी हो सकती है, लेकिन वो मुद्दे महत्वपूर्ण थे जो दिल्ली की जनता के लिए हमने सपने दिखाए। बिजली 50% बिजली के दाम कम, पानी 700 लीटर फ्री, महिलाओं के लिए सुरक्षा दल, वो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। करा ना उन मुद्दों की कहा किया, कहा किया क्या? एक मिनट एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या दिल्ली में आधे कीमत पर बिजली मिल रही है? क्या दिल्ली में आधी कीमत पर बिजली? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप 59 दिनों में आपने कहा आधी कीमत पर बिजली थी, आप जवाब दीजिए, क्या आधी कीमत पर बिजली मिल रही है? जब अरविंद जी थे उस वक्त उन्होंने आधा करा था और पानी मुफ्त कर दिया था। अब उनके भाजपा और कांग्रेस तो हटे क्यों भैया? हटे क्यों? हटे क्यों? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप बताइए, आम जनता को क्या फायदा दिया आपने? एक सवाल का जवाब दीजिए। आम जनता को क्या फायदा दिया आपने? भ्रष्टाचार के मुद्दे में आम जनता को क्या फायदा दिया? लोकपाल को पास कराना दिया, भाजपा कांग्रेस दोनों मिल गई, हिम्मत से पेट भर जाए, काश हिम्मत से पेट भर जाता। लड़ाई अब हो रही है, जो रेन बसेरे में होता था, जिसके साथ आप वीडियो कैमरा लेके जाते थे। मैं साथ के तैयार था, आपको साथ देना चाहिए। पार्टी में किसने निकाला भाई? तो पार्टी छोड़ के गया, आज भी पार्टी छोड़ के गया, पार्टी ने स्वयं निकाला। मैं काम छोड़ के गया, मैं तो वास्तविकता लोगों के सामने लाने का काम कर रहा था। अरविंद ने मुझे खुद निकाला, अरविंद मेरे से बात करते, मुद्दों पे बात करते, मैं तैयार था। और इंडिया न्यूज के चैनल पे कहता हूँ, अरविंद जब मर्जी बैठे, मुझसे हर मुद्दे में बात करने को तैयार हो, जो मर्जी आप बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी आदमी को बुला लो, मुद्दों के हाथ में मुझसे चर्चा कर लो, अगर हिम्मत है तो। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं श्याम गुप्ता जी से। श्याम गुप्ता जी, बड़ा संयम से जवाब दीजिएगा। क्या दिल्ली में जो वादा किया गया था कि महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनाई जाएगी, 59 दिन में, 49 दिन में आपने बनाई? शुरुआत भी की? एक मिनट देखिए, हमने सबसे पहले मोहल्ला सभाओं के गठन की बात की थी। एक मिनट, आपने महिलाओं के लिए मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने महिला कमांडो फोर्स बनाई? बिल्कुल पूरी तैयारी थी। 59 आपने कोई थी। महिला सभाओं के गठन की जो आप बात कर रहे हैं, महिला सभा की बात नहीं कर रहा हूं, सुरक्षा के लिए महिलाओं की कमांडो की आप बात कर रहे हैं ना। क्या 49 दिन में एक बार भी कुछ किया? एक बार? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राखी बिरला जो हमारी मंत्री थी, रात को 2-2 बजे महिलाओं की सुरक्षा के लिए थानों को चक्कर काटा करती थी, कैमरा और बैठ जाया करती थी। कैमरा लेके बिना लेके जाए, मुस्कुरा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो राखी बिरला, जिसके ऊपर आरोप लगा कि वो 7 लाख रैली के लिए रिश्वत मांग रही थी धर्मेंद्र नाम की, कोई धर्मेंद्र कुमार नाम के आदमी से, वही है ना राखी बिरला? वही आपकी मंत्री? हाँ, वही आपकी मंत्री है ना। तो ये महिला कमांडो फोर्स अकेले वही थी? वो नहीं थी। तो आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता महिलाओं के साथ था। हम लोगों ने अनेक रेपिस्ट को अंदर भेजा, अनेक छेड़खानी करने वालों को जेल में भेजा। किसको? अरे अरविंद केजरीवाल अपने इलाके में डेनिश महिला का बलात्कार तो रोक नहीं पाए, और आप कह रहे हैं कि महिला कमांडो फोर्स की बात हो गई। मैं आरती मेहरा जी को जोड़ूंगा। आरती मेहरा जी, सोमनाथ भारती ने जो किया और जो इनका दावा है कि कमांडो फोर्स तो इन्होंने बना दी थी, इसमें कितना दम है? बिल्कुल झूठ का पुलिंदा। इनके आने के बाद केसेस और बढ़े, यहां तक कि इनके मंत्री इतने संवेदन शून्य हैं कि डेनिश महिला के साथ बलात्कार होता है पहाड़गंज में, और ये उसका नाम तक रिवील कर देते हैं। एक कानून मंत्री को ये नहीं पता कि इस तरह से बेचारे विक्टिम का नाम नहीं लिया जाता। लॉ में ये पूरी तरह से इनके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज होती है, इन्हें सजा भी होती है। और इस केस पे ये जल्दी से इन्होंने पल्ला झाड़ा। सोमनाथ भारती जी ने फॉरेन नेशनल्स को जिस तरह से ये इतना बड़ा दीपक जी इंटरनेशनल इशू बना, और युगांडियन महिलाओं को तुमने सड़क पे खड़ा करके और उनको फोर्सिबली यूरिनेट करा रहे हो, उनका कैविटी टेस्ट करा रहे हो। आपको कोई सिस्टम ही नहीं मालूम। आप बिल्कुल अराजक तरीके से आप तो ये समझ रहे हैं कि आप सबको डंडे की चोट पे हाकेंगे, और आपने पूरी जमात को, चाहे वो कोई पॉलिटिकल दल हो और चाहे वो सिस्टम हो, उस सबको ही आपने तो नकार दिया। आपने तो ये कहा ये सब भ्रष्ट है। आम आदमी में कोई चोर उचक्का कोई भी आ गया जिसने टोपी पहन ली, वो इनका पाठ साफ हो गया।
आज हम देख नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि हमने जेल भिजवाया। अरे आपकी सेंसिटिविटी तो ये है कि बच्ची, आपके हेल्थ मिनिस्टर को एक बच्ची कूड़े में मिलती है, मीडिया आके उनसे सवाल करता है, वो कहते हैं कि वो वहां के एमएस से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करो, ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता। ये तो आपकी सेंसिटिविटीज है, सारे दिल्ली ने देखा, सारे देश ने देखा, क्योंकि आप मीडिया के पीछे इतना भागते हैं। तो जब तक पॉजिटिव दिखाते रहे आप बहुत खुश होते रहे, तब जब नेगेटिव आया, क्या नहीं दिखाया था उस बच्ची को कूड़े के ढेर में? और क्या आपके मंत्री ने नहीं कहा था ये आपकी भावनाएं हैं महिलाओं को लेके? आप कहते हैं आपने जेल में डाला, आप मुझे बता दीजिए किस किस को आपने जेल में डाला। क्या आपकी आदत है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि झूठ को सच कर दे? लेकिन मैं बताऊं, दिल्ली की जनता एक बार आइडिया चल गया और वो आपकी बातों में आ गई। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल, हम भी फील्ड में रहते हैं और हम देख रहे हैं। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा एजेंडा क्या था अरविंद केजरीवाल? एलीट क्लास सबसे बड़ा एजेंडा और युवाओं का। आरती जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ाता हूँ बहस को। हो चुका है आपसे। हाँ, दूसरा बड़ा एजेंडा। मेरा दूसरा सवाल, हम भी फील्ड में रहते हैं और हम देख रहे हैं। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा एजेंडा क्या था अरविंद केजरीवाल? एलीट क्लास सबसे बड़ा एजेंडा और युवाओं का। आरती जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ाता हूँ बहस को। हो चुका है आपसे। हाँ, दूसरा बड़ा एजेंडा, उन्होंने दिल्ली में बिजली के 50% दम काम करने की बात की, 700 लीटर फ्री पानी देने की बात की, जलनाजी वाला जल लोकपाल पारित करने की बात की और महिला सुरक्षा। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन कहीं कोसों दूर नहीं था कोई भी चीज, क्योंकि मैं बता दूं कि मोहल्ला सभा जो बड़े भाई बात कर रहे हैं, वो पिछले 7 वर्ष मैंने अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया। और दिल्ली में जितनी भी सभाएं अरविंद ने की, उन्होंने कहा बिन्नी हमारे साथ एक ऐसा पार्षद है जिसने दिल्ली में उसे पूरा साक्षात करके दिखाया। और आप मोहल्ला सभा उसकी शुरुआत तक नहीं की, आपको जानकारी एबीसीडी नहीं है उसकी, और आप कहते हैं हम उसका काम शुरू कर रहे हैं। सर, अरे किसी को नहीं पता है। अरे मैं बताऊंगा। अरे आपको बताइए। मोहल्ला सभा देखिए हमारी हर जगह बन चुकी है, और मैं बुराड़ी विधानसभा को उदाहरण देना चाहता हूँ। मोहल्ला सभा के लिए आपने 1 रुपये फंड नहीं दिया। अरे सर, क्यों नहीं दिया? आपको तो जानकारी नहीं है। फंड नहीं दिया। देखिए, मोहल्ला सभाओं के माध्यम से सुन लीजिए, मैंने बिन्नी भाई आप जानकारी ले लें। आपने बोला है उन मोहल्ला सभाओं पे चुनाव लड़ा है, आप पूरी दिल्ली को सपना दिखाया। आप जानकारी ले लेना, आपको कितनी जानकारी? आप जानकारी ले लो, मैं बता रहा हूँ जानकारी है। अच्छा, मोहल्ला सभाएं की है मैंने। मोहल्ला सभा से आगे बढ़ते हैं। मुझे आप ये बताओ कि क्या सरकार चलाने का इतना दिमाग या इतनी अकल भी उनके पास नहीं थी कि जिस तरीके से उन्होंने बिजली पानी के रेट कम किए, जिस तरह से उन्होंने सब्सिडी दिलाई हड़बड़ी के अंदर दिल्ली विधानसभा में बिजली वाले मसले पर, जिस तरह पानी फ्री में देने की बात की, उनको पता था कि उनके जाते ही वो सब स्क्रैप हो जाएगा। तो दिल्ली की जनता को क्या मिला? क्या मिला बताइए ना। क्या नहीं मिला? मैं क्या मिला ये बताइए आप। क्या मिला? मुक्ति मिली। कैसा, कौन से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली? कौन से भ्रष्टाचार? मुझे बताइए ना, कौन से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली? कौन से? अरे सर सुन लीजिए, एक मिनट। दिल्ली के अंदर जितने डिपार्टमेंट है, सुन भाई, मैं जवाब दूंगा, चौरसिया जी को जवाब दूंगा। बड़े प्रकार देखती है, एक बार सवाल सुनो। दिल्ली के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, में दलालों का रास्ता, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता था। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई आदमी रिश्वत नहीं ले रहा था, सब डर गए थे। आप मुझे बताओ, आपके जो 1031 नंबर था, उसने एक भी भ्रष्टाचारी को पकड़वाया? इसका जवाब दो, हाँ या ना में। सर बिल्कुल, एक को भी नहीं पकड़वाया। अगर आपको नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोलना है, एक का नाम बता दीजिए, एक का नाम बता दीजिए। परेड कराने की बात करते थे आप, एक का नाम बताइए, एक का नाम बताइए। और छोड़ो जी, अगर आप जवाब लें, आप, मैं उस नंबर की बात पे नहीं आ रहा। मैं उस नंबर की बात पे आ रहा हूँ जिसका एडवर्टाइजमेंट होता था। आप जहाँ पर है, मैं जहाँ पर हूँ, दोनों समझते हैं। आपने हेल्पलाइन शुरू किया। जरा शांत हो, 2 मिनट सुनिए। एक मिनट मैडम सुनिए। अफजल साहब, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके, सिर्फ 1 मिनट में। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई कि 11,500 करोड़ रुपए का फोर्ड फाउंडेशन विदेशी चंदा आया। मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया का एनजीओ की ये कॉपी है, जरा कैमरा क्लोज करा दीजिए। कबीर लिखा हुआ इसमें साफ साफ। मनीष सिसोदिया का एनजीओ 2007 में रजिस्टर होता है, 44 लाख उनको 2005 में मिल जाता है, 34 लाख 2006 में मिलता है, और रजिस्टर होता है 2007 में। इतना बढ़िया एनजीओ किसका है? किसी को एडवांस में पैसे नहीं मिलते। मैं पिछले 6 महीने से अरविंद से कहता हूं कि आप सबके एसआईटी की मांग करते हो, जो विदेशी माल आ रहा है, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, जो फोर्ड फाउंडेशन पैसा दे रहा है, उसकी आप जांच क्यों नहीं करवाते? दूसरा सवाल, फोर्ड फाउंडेशन की एशिया की हेड कविता रामदास है। हमारे पार्टी में लिखा हुआ है कि एक परिवार से एक ही आदमी हमारे कमेटीज में रहेगा। कविता रामदास के पिताजी एल रामदास, कविता रामदास की माताजी ललिता रामदास, कविता रामदास की बहन सगरी रामदास।
तीनों हमारी कमेटीज में है। क्यों रहे भाई? दिल्ली में आम आदमी नहीं बचा क्या कमेटी में डालने के लिए? बस फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट को आपने सब में डाल दिया। तीसरी बात, जहां तक आप दोहरापन का देखते हो, आप एक छोटे से बलात्कार पर रेल भवन पे जाके बैठ जाते हो। संतोष का मर्डर होता है, आपने पूरे दिल्ली में घूम घूम के बोला कि संतोष का मर्डर हुआ, संतोष को बीजेपी वालों ने मरवाया, संतोष को कांग्रेस वालों ने मरवाया। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक एसआईटी क्यों नहीं बैठाई? सीबीआई के लिए आपने क्यों नहीं बोला? ये दोहरापन, ये ठीक नहीं है। और जबकि आप खुद ही पूरे 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 विधानसभाओं में जा जाके बोला संतोष को मरवाया गया, संतोष को मरवाया गया। आपको किसने रोका था एसआईटी बनाने के लिए? संतोष की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी उसके पेरेंट्स को नहीं पता है कि उसके कहां चोट लगी थी, कहां क्या था, कुछ पता ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। ये जो दोगला, ये आप अंबानी और इसकी अदानी की बात करते हो, अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ। जिंदल जीएमआर के खिलाफ बाकायदा एसआईटी जांच हो चुकी, सब कुछ पता चला, क्यों नहीं बात करते? क्यों वहां से मोटा माल ले रहे हो आप? सारे वॉलंटियर्स का पैसा, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं कैमरे पे, जिंदल के यहां से आता है, हर महीने कैसे आता है? मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूं कैमरा से, वो अरविंद हमसे आके डिस्कस करे। सारे स्टाफ की सैलरी वहीं से आती है, 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हर महीने आ जाता है। आप, ये दोहरापन नहीं है। जवाब दीजिए संदीप दुबे जी। मुझे लगता है कि अश्विनी भैया एक लॉयर हैं और उनको पता होना चाहिए कि ये सारी मामले सब जुडिस हैं, कोर्टों में लोग गए हैं, कोर्ट के अंदर ये मामले मतलब चल रहे हैं ना मामले, तो कोर्टों में लोगों ने मतलब ये चल रहे हैं ना, उसी तरह से जिस तरह से मुकेश अंबानी पर चल रहे हैं, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल दोषी है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल दोषी है ना, जिस तरह से मुकेश अंबानी दोषी है। वो बड़ी चोरी करे, ये छोटी चोरी करे, बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये छोटी चोरी करे या बड़ी चोरी करे, यही अंतर हुआ ना। आएगा तभी तो दोषी होगा। यही तो लोग मुकेश अंबानी के बारे में बोलते हैं, यही तो मुकेश अंबानी के बारे में बोलते हैं। आप खुद आरोप लगाते हो तो उसकी जांच की बात करते हो, आप पे लगता है तो आप कह रहे चल रहा है। भाई मेरी बात सुनो, आप इस बात पे व्यक्तिगत हमले से दूर होना चाहिए। दीपक भाई प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ और व्यक्तिगत हमले से दूर होना चाहिए। बोल रहा हूँ, जो विचार आम आदमी पार्टी के एक मिनट काम कर रही है, एक मिनट, आप सब ये मानते हैं ये मामले कोर्ट में चल रहे हैं, आप मानते हैं मामले कोर्ट में चल रहे हैं? कोर्ट में कई लोग गए हैं, मानते हैं ना, कंप्लेनेंट है कई जो गए हुए, मानते हैं ना कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो आप भी अंबानी के बराबर के चोर हुए, क्योंकि चोरी छोटी हो चाहे चोरी छोटी हो चाहे चोरी बड़ी हो, चोर होता है। बात तो सुन लो, चोरी छोटी हो चाहे चोरी बड़ी हो, चोर चोर होता है। क्यों मीम अफजल साहब मानेंगे आप ये बात? क्यों मीम अफजल साहब मानेंगे आप ये बात? फोर्ड फाउंडेशन की एसआईटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बन के कहते हैं? सबकी एसआईटी मांगते हैं। अगर आपको लगता है तो आप होम मिनिस्टर को, अरे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं मांगते? नहीं, आप जो भी चीजें लगती है अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं मांगते? अरविंद जी को तो कुछ चलने नहीं दे रहे ना। अरे चलने का काम कर रहा, उसको करने नहीं दे क्या अच्छा काम कर रहे हैं? सब लोग रोज नया नया प्रोपेगेंडा, नया नया एजेंडा। मेरा जी, मुझे मीम अफजल जी के पास जाना होगा। मीम अफजल जी ऐसे रम गई है कि एक चाहती है कि कोई नया आदमी उभर के आए नहीं सामने। देखिए, कॉर्पोरेट फंडिंग पे ये भी जिंदा है। आप पार्टी के दो मेंबर इस बात को मान रहे हैं कि कॉर्पोरेट फंडिंग पर ये भी जिंदा है। ऐसा समाज बनाने से क्या मिलेगा इस देश? संदीप जी ऐसे मत कहिए। आज ही तो आपके यहाँ बहुत अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपके पार्टी में। देश आपको मीडिया ने इतना सपोर्ट करा, उठाया जा रहा है, जो आपकी है उसमें हजार छेद है और सूप को कह रहे कि देखो कितना तुम में छेद है। इस तरह की व्यवस्था इस देश में बना दी गई है। पूरा देश देख रहा है। संदीप मीम अफजल साहब को जोड़ूंगा आरती जी 1 मिनट के लिए, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। मुझे मीम अफजल साहब संदीप जी से ये कहना चाहूंगी, दीपक जी अफजल साहब मेरा बड़ा सीधा सवाल है। संदीप जी से कहना चाहूंगी कि इतनी बात मत करिए। इसी मीडिया ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। आप में बीजेपी कहना चाहूंगी कांग्रेस का बी टीम बताती है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताती है और हम जनता की ए टीम है। सही मायनों में जनता की तो खुश रहिए ना। अगर जनता की ए टीम है आप, अगर जनता की ए टीम है तो खुश रहिए। मुझे मीम अफजल साहब के पास जाना पड़ेगा। मीम अफजल साहब कॉर्पोरेट फंडिंग पर ये भी चलते हैं, आज आरोप लग गया। पार्टियों के पेटों में दर्द हो रहा है। झूठा ब्यौरा दिया इलेक्शन कमीशन में। कॉर्पोरेट फंडिंग के बल पे ये भी चलते हैं, आज इन्होंने मान लिया। संदीप दुबे ने साफ तौर पर, मैंने नहीं माना, आपने मान लिया सब जुडिस है। और आज ये सब जुडिस का मतलब हाईकोर्ट ने माना, एक्सेप्ट किया और इन पे जांच बैठाई है बीजेपी कांग्रेस पे। आपको पता होना चाहिए। आप अपनी जांच की बात करिए, आप अपनी जांच की बात करिए। मीम अफजल साहब, कैसे आता है मीम अफजल साहब ये बताएं। ये लोग देखिए ना, सोमनाथ भारती पे कॉस्ट इम्पोज हुई है, कॉस्ट इम्पोज हुई है, देखिए पेनल्टी इम्पोज हुई है। मैं ये बता दूं आपको, सोमनाथ भारती पे अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को कोर्ट में बुलाया गया उनके। अरे जनाब बात तो सुन लीजिए। अच्छा आरती जी 1 मिनट, आरती जी 1 मिनट, अरविंद जी का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। आरती जी 1 मिनट, संदीप जी 1 मिनट। मीम अफजल साहब,
आरती जी और लोग भी बैठे हैं। ऐसा है दीपक भाई, बोलिए आप। बीच में मैं भी मदाखलत करूं तो फिर किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। यही चक्कर है ना सर, मैं आपके आम आदमी पार्टी पे जब भी डिस्कशन होता है यही हाल होता है, क्योंकि वो दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अश्वनी जी ने जो बातें कही हैं वो मेरे लिए वाकई बड़ी रिवीलिंग हैं, और मुझे अंदाजा नहीं था कि इनकी तनख्वाहें कहां से आती हैं और क्या क्या काम है, वो सारा उन्होंने बताया, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। अभी बिन्नी भाई ने कहा कि वो कभी भी तैयार हैं किसी टेलीविजन पर बहस करने के लिए केजरीवाल जी से। मैं इनकी इत्तला के लिए एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, अब आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, या आप बीच में मदाखलत करती रहे तो फिर ठीक है, आप ही बोलती रहिए। मैंने आप बात खत्म करिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। कि बिन्नी भाई, अब आप बहुत छोटे लीडर हो गए हैं। केजरीवाल जी अब आजकल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बात करेंगे तो या तो मोदी जी से बात करेंगे या राहुल जी से बात करेंगे, या हो सकता है अल्लाह मियां से बात करें। 16 मई को बात करेंगे। इससे नीचे वो नहीं आने वाले, बड़े नेता हो गए हैं। अब कहां आप उनसे टेलीविजन पर बहस करेंगे? बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त आपने जो बहस आज स्टार्ट की है उसमें बुनियादी मुद्दा ये है कि आप जो करप्शन के दूसरों पर इल्जामात लगा रहे हैं, आज उसके अंदर छोटे लेवल पर सही आप खुद लिप्त दिखाई दे रहे हैं। और आपने ये भी अच्छा काम किया दीपक जी कि आपने आप पार्टी से आज एक को नहीं 2 को बुलाया, पूरा मौका दे दिया कि भाई चारों तरफ से घेर के आप जितना जवाब दे सकते हो दो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मीर अफजल साहब, इसी बात पर रुकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, कमर्शियल बहुत बड़ी मजबूरी है इस वक्त मेरी। इसके बाद जवाब लेंगे हम संदीप दुबे जी से भी लेंगे, गुप्ता जी से भी लेंगे, और फिर होंगे मेरे कुछ तीखे सवाल।